ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ये दूसरा वीडियो है। इसका डिस्कशन हम देखेंगे। ये टेस्ट सीरीज़ जो हैं डेली टेस्ट सीरीज़ है और इनमें सारा मेहनत ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के संस्थान का है। हम बस इसे डिस्कशन कर रहे हैं कम से कम समय में, क्योंकि वहाँ पे 2 घंटे से ज़्यादा लग जाते हैं समय। अगर कम समय में आपको चाहिए, हालांकि वो समय इसलिए ज़्यादा लेते हैं क्योंकि बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए, मगर जिनको कम समय में नीड है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आगे चलेंगे हम। पहला सवाल है, सहसंयोजी यौगिक के द्रव्यमान एवं क्वथनांक निम्न होने का क्या कारण है? तो अंतराण्विक बल कमज़ोर होना। सहसंयोजी यौगिक के जो द्रव्यमाक और क्वथनांक ये जो कम होते हैं दोनों ही, इसका कारण होता है कि उसका अंतराण्विक बल जो होता है वो कमज़ोर होता है। कैम्बियम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कैम्बियम जो होता है यह जाइलम तथा फ्लोएम के बीच में रहता है। यह एक या कई परतों का बना होता है कैम्बियम, और इसकी कोशिकाएं पतली दीवार वाली तथा आयताकार होती है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। अगर दाब घटाकर आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का चाल क्या होगा? तो आपको ये पता होना चाहिए कि ध्वनि पे जो है दाब का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, इसीलिए दाब घटे या बढ़े इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगा। COCN6 में CO का ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालना है। तो आइए देखते हैं ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हमें जिस चीज़ का ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है, जैसे हमें CO का यहाँ पे निकालना है, तो हम उसके जगह पे कुछ भी एक वैल्यू रख सकते हैं। जैसे हमें उसे x कर देंगे, तो x हमने रख लिया x। उसके बाद हमारा CN है, तो इसका जो आयन होता है इस पर -1 का चार्ज रहता है। तो ये 6 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 × -1। ठीक है, ये प्लस यहाँ पे लेंगे 6 × -1, और उसके बाद टोटल पे -3 का चार्ज है, इसीलिए बराबर -3 लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? x - 6 बराबर -3। तो x का वैल्यू 6 को हम उधर डालेंगे तो हो जाएगा -3 + 6, कुल मिलाकर क्या हो जाएगा? +3। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? +3। अब है, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का द्रव्यमान क्या होगा? तो अस्थिर होगा। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का द्रव्यमान अस्थिर होता है। एक बस विराम की स्थिति में 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति प्रारंभ करता है। 250 मीटर दूरी तय करने में बस को कितना समय लग जाएगा? आइए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए ना हमें उसमें देखना चाहिए कि हमें क्या क्या दिया गया। इसका एक स्टेप है, आप इसको आसानी से तब बना पाएंगे। आप सबसे पहले एक एक स्टेप को लिखें, फिर आप उसको सोचें इसमें कौन सा फार्मूला लग सकता है। जैसे कि हमें 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो हमारे पास एक्सेलरेशन दिया हुआ है 0.5 हमें दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है हमें 250 मीटर की दूरी हमने तय की है, यानी कि हमारे पास s दूरी होती है, हमारे पास 250 दिया हुआ है। यानी कि इससे स्पष्ट हो चुका है कि s का फार्मूला ही इसमें लगेगा। तो s बराबर होता है ut + ½ AT²। ठीक है, तो हमारा u जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? यही सोचना होता है इसमें। विराम की स्थिति से हमने शुरुआत की थी, इसीलिए विराम से जब शुरुआत की थी हमारी प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, इसलिए ये मल्टीप्लाई होकर 0 ख़त्म हो जाएगा। यानी कि s 250 बराबर हमारा हो जाएगा ½ × 0.5 को हम 5/10 लिख सकते हैं, × t² लिख सकते हैं। तो इसे हम जब 2 से कटा देंगे तो 1/4 हो जाएगा, यानी कि t² बराबर हमारा निकल जाएगा। ये 4 मल्टीप्लाई इधर होगा तो 1000, यानी कि t का वैल्यू हमें निकालने के लिए क्या करना होगा? 1000 का रूट निकाल देना होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इतना पेचीदा रूट निकालने के लिए हम नहीं बैठ जाएंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि 30 × 30 जो है 900 के करीब होता है, यानी कि 30 से जो प्लस होगा वही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप देख सकते हैं 30 से प्लस 31.6 एक ही आंसर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 31.6। 1000 का जब आप रूट स्क्वायर निकालेंगे,
रूट निकालेंगे तो यही आंसर आएगा। लाल तप्त स्थिति 800 सेंटीग्रेड से ऊपर है। एक कठोर स्टील तप्त किया जाता है और फिर तुरंत उसे ठंडे पानी में या तेल में डाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया में स्टील को कौन सा गुणधर्म मिल जाता है? तो कठोरता उससे उसकी बढ़ जाती है कि बहुत ज़्यादा उसे तप्त करने के बाद फिर उसे अचानक से ठंडे पानी में या तेल में डाल देने से स्टील की कठोरता बढ़ जाती है। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ किस भाग में संचित रहते हैं? तो पत्तियों में भी रहते हैं, छाल में रहते हैं और कोशिकीय रिक्तिकाओं में रहते हैं। उत्सर्जी पदार्थ क्या हुआ पौधे के लिए? किसी भी जीव जंतु या पौधे के लिए जो उसके उपयोग का नहीं रहा और उसे बाहर कर देना, वही उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया आपको पता होगी। जो जल अब उसे एक्स्ट्रा हो जाता है वृक्ष में, तो उसे बाहर निकालने के लिए वो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं, जिससे वो एक्स्ट्रा पानी को बाहर कर देते हैं। तो पत्ती व छाल से भी वो ऐसा करते हैं। छाल से आप देखे होंगे कभी कभी गोंद टाइप से निकला हुआ रहता है वृक्ष में, तो ये सभी जो है उत्सर्जन करने का एक तरीका है पौधे का। कोशिकीय रिक्तिकाओं से करते हैं, तो इनमें सभी हो जाएगा। हमें विचार करना है, क्या विचार करना है कि कौन सा कथन इसमें से सही है। तो एक पूर्ण पुष्प में 4 चक्र होते हैं, ये बात बिल्कुल सच है कि एक पूर्ण पुष्प में 4 चक्र होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पुमंग पुष्प के मादा भाग है, नहीं, पुमंग जो है नर भाग होता है, जयांग मादा होता है। जयांग यहाँ पुष्प के नर दे देखें तो ये भी गलत हो गया, जयांग मादा होता है। यह यदि एक छोटी वर्षा बूंद हवा से होकर गिरती है तो इसका वेग कुछ समय के लिए बढ़ता जाएगा और तब इसका वेग क्या हो जाएगा? नियत हो जाएगा। ठीक है, कोई भी छोटी वर्षा बूंद है जब वो स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो उसका वेग कुछ समय के लिए बढ़ता है और उसके बाद फिर एक वेग नियत उसका हो जाएगा। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा किस तिथि को अंतरिक्ष में कदम रखे थे? तो 3 अप्रैल 1984 को गए थे भारत से। भारतीय थे राकेश शर्मा अंतरिक्ष में कदम रखने वाले, और 3 अप्रैल 1984 को। एसिटिलीन अणु जो होता है वो एक रैखिक होता है। एसिटिलीन अणु हम और भी वीडियो साइंस का लाएंगे जिसमें कि डिटेल में वीडियो, ये यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है तो यहाँ हर एक क्वेश्चन पे डीप डिस्कशन करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसके लिए हम साइंस का चैप्टर वाइज वीडियो भी लाएंगे। तो एसिटिलीन अणु होता है एक रैखिक। किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए? तो 1/10 सेकंड से अधिक होना चाहिए, क्योंकि हमारे कानों पर जो रहता है, इसका क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक है कि हमारा कान पे कोई भी ध्वनि 1/10 सेकंड यानी कि 10 माइक्रो सेकंड, 1 सेकंड के 10वें भाग तक कोई भी ध्वनि हमारे कान पे स्थिर रहता है। इसलिए जब हम बहुत स्पीड बोलेंगे कि एक साउंड से दूसरे साउंड के बीच में 10 माइक्रो सेकंड का भी अंतर नहीं रहेगा, तो दो आवाज़ फिर हमें सुनाई देने लगेंगे, जिससे कि क्या हो जाएगा? वो आवाज़ हमें स्पष्ट सुनाई नहीं देगा। इसीलिए हम स्पष्ट सुनने के लिए 1/10 सेकंड से अधिक, मिनिमम माइक्रो सेकंड जो है 10 माइक्रो सेकंड से प्लस होना चाहिए। निम्नलिखित कथन पे हमें क्या विचार करना है कि कौन इसमें से सत्य है? इसमें बताना है कि कौन सा कथन 14 नंबर में सत्य है। तो आनुवंशिक विभिन्नता का संचरण केवल पहली पीढ़ी में, नहीं, ये गलत है, ये गलत है। और कायिक विभिन्नता का संचरण पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, ये भी गलत है। ठीक इसका उल्टा होता है। अनुवांशिक रोग के बारे में सुने होंगे कि पूछा भी जाता है कि इनमें से कौन सा रोग अनुवांशिक रोग है। किसे कहते हैं अनुवांशिक रोग? जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में और पीढ़ी दर पीढ़ी जाए। सिर्फ रोग ही नहीं होता है, अनुवांशिक लक्षण भी होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि आपके दादाजी से चेहरा मिलते हैं आपके पिताजी का, आपके पिताजी से आप में, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी थोड़ा थोड़ा गुण उसमें रहता है, कई पीढ़ियों के बाद वो ख़त्म होते हैं। तो वो अनुवांशिक विभिन्नता का संचरण है। और कायिक विभिन्नता क्या है? तो कायिक जो होते हैं ये पेड़ पौधे में होते हैं, उनके पत्ती टहनी ठीक उसी तरीके से उससे उत्पन्न बीज से पौधे में नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी विभिन्नता का संचरण होने के लिए उसमें लैंगिक प्रजनन का होना आवश्यक है, और पेड़ पौधे पत्ती लैंगिक प्रजनन नहीं करते, तो इसीलिए सीधे तौर पर पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं जा सकते हैं, इसीलिए ये भी गलत है। तो ठीक इसका उल्टा आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूज तार के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो जो सही है हमें वो जानना है, जो सही नहीं उसे जानकर क्या करना है?
तो फ्यूज जो हैं शॉर्ट सर्किट तथा अतिभारण के समय विद्युत परिपथ को सुरक्षित रखता है। ये इसी के लिए लगाया जाता है। घर में फ्यूज क्यों लगाते हैं हम? ताकि वो शॉर्ट सर्किट हो या अतिभारण हो, ज़्यादा लोड हो जाए। आप अगर कम बिजली वाले पे आप बहुत हैवी चीज़ को चला दिए, बड़ा मोटर चला दिए, तो अति भार हो गया, ज़्यादा भार आपने लोड दे दिया, तो उस समय विद्युत परिपथ को वो सुरक्षित रखता है और वो कनेक्शन ख़त्म कर देता है। फ्यूज का गलनांक बहुत कम होता है। इसे ऐसे भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि आदमी इसमें कन्फ्यूज करता है। तो आपको देखिए एक ट्रिक बताता हूँ। गलनांक आखिर आप ऐसे दिमाग में रख सकते हैं कि उसके फ्यूज के बीच में जो तार दिया जाता है वो गल के टूट जाता है ताकि कनेक्शन कट जाए। आखिर उसका गलनांक कम रहेगा तभी तो थोड़ा सा भी लोड बढ़ने पर वो गल के ख़त्म हो जाएगा। अगर उसका गलनांक बहुत ज़्यादा कर दे, उच्च गलनांक वाले अगर वो उसमें तार को फिट कर दिया जाए तो फिर तो वो अति भार लोड होगा और शॉर्ट सर्किट होगा और वो गलेगा ही नहीं और सप्लाई होता ही रह जाएगा और आग लग जाएगा। फ्यूज की प्रतिरोधकता काफ़ी उच्च होती है। बिल्कुल इसकी प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टेंस इसमें भर के होता है। तो हमें याद रखना है कि इसका गलनांक भी गलनांक कम रहता है और प्रतिरोधकता उच्च रहती है। प्रतिरोधकता उच्च होने का कारण हम आपको बताते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस जब काफ़ी ज़्यादा होगा तो उसमें तार जो होता है फ्यूज में एक सिरे से दूसरे सिरे में बंधा रहता है, तो वो खुद ही शॉर्ट सर्किट का कारण बन जाएगा अगर उसमें प्रतिरोध उच्च नहीं रहेगा। तो अगर आप उसमें तांबा का तार दे के फ्यूज लगा दें तो खुद ही शॉर्ट सर्किट हो जाएगा वो, क्योंकि उसने लाइन को एक तरफ से दूसरी तरफ को सप्लाई कर दिया। अपकेंद्रण सिद्धांत का उपयोग जो होता है, अच्छा ये यहाँ पे बताना है कि किस किस में अपकेंद्रण सिद्धांत का उपयोग होता है। तो जांच प्रयोगशाला में रक्त एवं मूत्र की जांच में उसमें अपकेंद्रण करके उसका निकाला जाता है। प्लाज्मा वगैरह उसका सीरम उसका अपकेंद्रण किया जाता है। जैसे ठीक दूध दही को मथ के उससे क्रीम निकालते हैं, उसी तरीके से दूध के क्रीम निकालने में ठीक है अपकेंद्रण का यूज होता है। वॉशिंग मशीन में भींगे कपड़े के जल निचोड़ने में। इसे कैसे समझेंगे, एक लाइन में याद रखेंगे कि अपकेंद्रण वो होता है, ध्यान रखेंगे कि जिस चीज़ का भी सवाल आपको पूछा जाएगा अगर आपको लगे कि यह जो घूम रहा है तो वो चीज़ों को बाहर की ओर फेंक रहा है तो वो अपकेंद्रण है। और अगर आपको लगे कि कोई भी चीज़ जो एक सेंटर पे बल लगा रही है, जैसे आप कहेंगे कि साइकिल को गोल गोल घुमाना, तो साइकिल को जब आप गोल गोल घुमाते हैं तो आप अपने अभिकेंद्र की ओर झुकते हैं, ना कि दूसरे साइड झुकते हैं। आप हमेशा लेफ्ट साइड झुकते हैं, ठीक है। तो आप एक सेंटर पे फोर्स लगा रहे हैं इसीलिए वो अभिकेंद्र है, और जो बाहर की ओर बल लगाएगा वो अपकेंद्र है। किसी वस्तु पर 1.5 सेकंड के लिए एक बल लगाने पर उसकी चाल 1.5 मीटर प्रति सेकंड से 4.5 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। बाद में उसी बल को 2 सेकंड तक लगाया जाता है तो चाल कितना परिवर्तित होगा। 1.5 सेकंड में इसने कितना बदल दिया? 1.5 सेकंड में अगर देखा जाए तो 3 मीटर प्रति सेकंड को इसने बदल दिया है 1.5 में, यानी कि इसका जो अनुपात है वो क्या है, प्रति सेकंड 2 मीटर प्रति सेकंड ये बढ़ा रहा है। तो 2 सेकंड में कितना बढ़ा देगा, तो 2 गुने 2 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। आप इसे देखिए समझिए, 1.5 सेकंड में कितना बढ़ा है, 1.5 मीटर प्रति सेकंड से 4.5 मीटर प्रति सेकंड हो गया, यानी बढ़ा कितना, बढ़ा है 3 मीटर प्रति सेकंड का स्पीड 1.5 सेकंड में। तो 1.5 गुने 2 3, यानी कि 2 गुना बढ़ा रहा है खुद से, इसीलिए 2 सेकंड में 4 मीटर प्रति सेकंड बढ़ाएगा। एक प्रोटॉन 0.1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर परिक्रमण कर रहा है। इस पर 4 × 10⁻⁻13 न्यूटन का अभिकेंद्र बल लगता है। इसका घूर्णन की कोणीय चाल कितना होगा? इसे समझते हैं कैसे निकालना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें क्या क्या दिया गया है। जैसे कि प्रोटॉन का जो है वो घूम रहा है और उसका त्रिज्या जो है वो 0.1 है, तो हमें r दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि हमें r दिया हुआ है 0.1 मीटर, ठीक है। उसके बाद हमें अभिकेंद्रीय बल जो लग रहा है वो Fc यानी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है Cf वो हमें दिया हुआ है 4 × 10⁻13 न्यूटन का। और हमें पूछा जा रहा है कोणीय चाल, जबकि द्रव्यमान भी हमें दिया हुआ है और हमें m दिया हुआ है। हाँ बिल्कुल, प्रोटॉन का द्रव्यमान हमें लिख दिया गया है, m बराबर 1.3
6 इंटू 10⁻⁻27। अच्छा, अब हम फार्मूला देखेंगे क्या होता है। तो CF बराबर होता है यानी कि 4 गुने 10⁻⁻13 बराबर m गुने, यानी कि ये m गुने v स्क्वायर, भी हमें नहीं पता, यही निकालना है क्योंकि कोणीय चाल पूछा जा रहा है। तो v स्क्वायर बटे r हमें दिया हुआ है 0 पॉइंट यानी कि 0.1। तो जब हम इसे कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन करने में दिक्कत है इस बोर्ड पे। दिक्कत यह है कि यह मोबाइल का डिस्प्ले है, इसीलिए। तो आप m के जगह पे जो है आप m का वैल्यू ये रख देंगे। यहाँ पे जो m का वैल्यू देखें दिया हुआ है, और भी हमें निकालना है, तो इतना तो आप कैलकुलेशन कर ही लेंगे। आगे देखते हैं। कभी कभी खिलाड़ी जो हैं इसलिए ज़बरदस्त ताकत प्राप्त करने हेतु तथा प्रदर्शन बेहतर करने के लिए किशोरों का रक्त खुद के शरीर में चढ़ाते हैं, इसे ब्लड डोपिंग कहते हैं। खिलाड़ी क्या करते हैं कि ज़बरदस्त ताकत प्राप्त करने के लिए कि हम बेहतर प्रदर्शन कर सकें, किशोरों का रक्त खुद के बॉडी में चढ़ा लेते हैं, उसे ब्लड डोपिंग कहा जाता है। किस तत्व को सफ़ेद स्वर्ण तथा एडम उत्प्रेरक के नाम से भी जाना जाता है? तो प्लेटिनम को जो है सफ़ेद स्वर्ण या एडम उत्प्रेरक कहते हैं। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है, यह क्या तरीका है? तो भ्रूण के लिंग को बताने का, जो पहले ही पता कर लिया जाता है कि भ्रूण में पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो वो पता करने का क्या तरीका है? एमनियोसेंटोसिस। निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? तो जो सही है उसे देखना है कि किसी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, बिल्कुल। विभिन्न तत्व के परमाणु विभिन्न आकार, द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण वाले होते हैं, बिल्कुल। और रासायनिक संयोग में विभिन्न तत्व के परमाणु परस्पर संयोग करके यौगिक बनाते हैं, तो ये भी बात सही है। निम्न में कौन सा सही नहीं है? तो फिर जो सच है उसे जानना है कि खट्टे एवं स्ट्रिट फल में विटामिन सी की, तो खट्टे फल में तो विटामिन सी की प्रचुरता होती ही है। मछलियों के यकृत के तेल में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यह बिल्कुल सही है। मछलियों के यकृत के तेल में विटामिन डी होता है। और विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। हाँ, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन, क्योंकि ये सूर्य से प्राप्त होता है। 24 नंबर हम देखेंगे। आइए, सवाल क्या था? कौन सा मिश्रण नहीं है? तो वायु भी मिश्रण है, पीतल भी मिश्रण है, और कांच तो मिश्रण है ही। कार्बन मोनोऑक्साइड मिश्रण नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो टिक्का मूंगफली में होता है, ये रोग जो है मूंगफली में होता है, टिक्का रोग। अग्नि निर्जा, ये सेब में होने वाला रोग है, अग्नि निर्जा। और बाजरा में होने वाला रोग है हरित बाली कौन सा रोग है? बाजरा में होता है। और कैंकर जो है, कैंकर ये आम में नहीं होता है। कैंकर रोग किससे संबंधित है? तो यह जो है नींबू में होता है, यह एक जीवाणु जनित रोग होता है, बैक्टीरियल डिजीज है यह कैंकर रोग, और नींबू में होता है। और आम में अगर पूछा जाए, ऐसा सवाल जल्दी आता तो नहीं, मगर आम में भी आप जान लें कि एक गुच्छा रोग करके होते हैं, जिसे मालफॉर्मेशन बोलते हैं, या एंथ्रेक्सकोज भी होता है। ये 2 रोग जो हैं आम में होता है। वैसे नशीली दवाओं को क्या कहा जाता है जिनको लेने से व्यक्ति खुद को शांत और तनाव रहित महसूस करता है? तो डाउनर्स जो होता है, ड्रग्स टाइप का कुछ होता है, ये नशीली दवा होते हैं। इसको लेने के बाद व्यक्ति खुद को शांत और तनाव रहित महसूस करते हैं, और उसे अत्यधिक नींद भी आता है इससे। आरएच तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? तो आरएच फैक्टर जो होता है उसमें पुरुष का अगर आरएच फैक्टर प्लस है तथा महिला का आरएच फैक्टर अगर माइनस में है, तो यह उपयुक्त जोड़ी नहीं है। उसके अलावा अगर पुरुष का माइनस हो और महिला का प्लस हो तो चलेगा, पुरुष का माइनस हो और महिला का प्लस हो, ये बताया गया। और पुरुष का प्लस हो, महिला का भी प्लस हो, तो वो भी चलेगा, मगर महिला का माइनस नहीं होना चाहिए आरएच फैक्टर। जहाँ तक हमें मालूम है, इससे क्या होगा कि शायद मैं भी एक बच्चा तो स्वस्थ पैदा हो सकता है, उसके बाद से सारे बच्चे गर्भ में ही मर जाएंगे, जितने भी बच्चे होंगे वो सारे गर्भ में ही मर जाएंगे। इसीलिए माइनस नहीं होना चाहिए आरएच फैक्टर महिले का। या किसने कहा था आविष्कार करने के लिए आपको एक अच्छी कल्पना और कबाड़ के ढेर की ज़रूरत होती है? तो थॉमस अल्वा एडिसन ने ये बात बोला था।
कि आविष्कार करने के लिए आपको एक अच्छी कल्पना और कबाड़ के ढेर की ज़रूरत होती है। 20 मीटर की ऊंचाई से एक पत्थर को गिराया जाता है। यदि उसका वेग यानी v बराबर हमें दिया हुआ है 10 मीटर प्रति उसका वेग जो वेलोसिटी जो है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है। तो यहाँ त्वरण दिया हुआ है, तो कितने समय बाद धरातल पर गिरेगी? तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, इस हिसाब से 20 मीटर की ऊंचाई उसे तय करने में जो है, देखिए इसे तो आप विदाउट सॉल्व किए कॉमन सेंस से भी बना सकते हैं कि 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो पहले सेकंड तो वो 10 मीटर प्रति सेकंड का स्पीड पकड़ लेगा, त्वरण क्योंकि उसका 10 है, तो पहले सेकंड उसने 10 का स्पीड पकड़ा और दूसरे सेकंड वो 20 का स्पीड पकड़ लेगा प्रति सेकंड। मगर जैसे ही दूसरा सेकंड होता है तो 20 का स्पीड पकड़ने के बाद हमारा लक्ष्य तो पूरा हो गया, क्योंकि हमें 20 मीटर ही जाना था। तो दूसरे सेकंड होते होते तो हम 10 मीटर और आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम 20 का स्पीड पकड़ेंगे। तो 10-10-20 मीटर हम तय कर चुके हैं, तो 2 सेकंड में हम इसे तय कर लिए। उसके बाद जब अब हम अगला, अगर हमें पूछ ले 40 मीटर प्रति सेकंड हम कितने समय में चले जाते, तो 3 सेकंड में चले जाते, क्योंकि अगला सेकंड अब हम 20 मीटर 1 सेकंड में जाएंगे। गुणसूत्र जो बने होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो पीने वाला जल थोड़ा सा अम्लीय होता है। हाँ, एकदम आशुद्ध जल नहीं हम लोग पीते हैं, बिल्कुल जिसका पीएच मान 7 हो, एकदम शुद्ध जल, वर्षा का जल जो होता है। तो जिस जल को हम पीते हैं वह थोड़ा सा अम्लीय होता है। विरंजक चूर्ण जो है वह एक यौगिक है। कथन में से कौन सा सही है? सही उत्तर का चयन हमें करना है। तो आइए देखते हैं। मानव शरीर में उर्विका फीमर सबसे लंबी अस्थि है। बिल्कुल, फीमर जो जांघ की हड्डी होती है वो सबसे लंबी हड्डी है। हैजा रोग जीवाणु के द्वारा आता है। बिल्कुल, एथलीट फुट जो है ये विषाणु नहीं, ये गलत है। एथलीट फुट जो है कवक के द्वारा होता है। ठीक है, तो 1 और 2 सही था। सीमेंट बनाने के लिए काम आने वाला मुख्य कच्चा पदार्थ क्या है? तो चूना पत्थर और मृतिक, चिकनी मिट्टी जिसे बोलते हैं, उससे सीमेंट बनता है। अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर के समान जो हैं कहाँ पाई जाती है? तो मुख गुहा। अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर के समान जो है हाइड बोन यानी हड्डी जो है यू के समान जो पाई जाती है वो मुख गुहा में पाई जाती है। बायोप्सी एक तकनीक है। तो परीक्षण हेतु उत्तक को काटकर शरीर से अलग करना। परीक्षण के लिए उत्तक को काट के और वो शरीर से उसे अलग करके उसे परीक्षण करते हैं। ज़्यादातर ये बायोप्सी जो होता है ये कैंसर के मरीजों में किया जाता है। वहाँ से थोड़ा सा उत्तक को काट कर, टिश्यू काट के निकाल के फिर उसका जांच करते हैं कि इसमें कैंसर के वो सेल वगैरह हैं कि नहीं है। मान लीजिए आपके पास ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 प्रश्नावली हैं। ए में सादा जल है, बी में क्षारीय विलयन है, सी में किसी अम्ल का विलयन है और डी में सोडियम क्लोराइड का विलयन है। इन विलयन में से कौन सा एक फेनप्थलीन विलयन को गुलाबी कर देगा? तो बी। देखिए कितना सवाल को घुमाया गया। सिंपल सी बात है, फेनप्थलीन जो होता है उसमें जैसे ही क्षारीय कोई विलयन जाएगा तो उसे गुलाबी कर देगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम आपको देते हैं। आप कहीं कहीं ये वीडियो सोशल मीडिया पे देखते होंगे कि एक अंगूठी वाला आएगा और एक चूने का पानी आपके ऊपर उस अंगूठी पत्थर पे मारता है। कहता है जौन सा आपका पत्थर आपके हिसाब से सेट कर जाएगा वो गुलाबी हो जाएगा। वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो क्या करते हैं कि 1-2 पत्थर में सिर्फ चूने का पानी मारते हैं, वो चूना का पानी क्षारीय विलयन है। और तीसरे पत्थर में क्या करता है कि थोड़ा सा फेनोप्थलीन जो कि बिना क्षारीय विलयन उसमें जब तक नहीं सटेगा तो बिल्कुल रंगहीन होता है, आपको नहीं पता चलेगा, पानी जैसा होता है। और वो हल्का फेनोप्थलीन मिला के पानी आपके ऊपर दे के और उसके बाद चूना का रंग मार देता है, चूना का विलयन, वो गुलाबी हो जाता है। तो वो एक ट्रिक है, ना कि कोई ऐसा सच में होता है कि ये पत्थर आपको सेट कर गया। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब के बजाय पूरब से पश्चिम की ओर उल्टा घूमना शुरू कर दे तो जी का मान विषुवत रेखा पर पूर्ववत रहेगा। आप इधर से घूमें या उधर से घूमें, विषुवत रेखा पे तो कुछ नहीं बदलने वाला है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। तो रेडियो सक्रियता को किसी बाहरी कारकों के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ये सही है। और नाभिकीय विखंडन को बाहरी युक्तियों के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। तो 2 नंबर भी क्या है, यह भी कथन सही है। नाभिकीय विखंडन, परमाणु भट्टी वगैरह जो होते हैं तो वो भी नाभिकीय विखंडन भी होते हैं। संलयन किसमें होता है, सूर्य में होता है, हाइड्रोजन बम में होता है। तो नाभिकीय विखंडन जब होता है तो उसका प्रेरक होता है ना, प्रेरक के बारे में आप जानते होंगे, जो दर को बढ़ा दे घटा दे, तो उसे हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो यानी कि हम उसे नियंत्रित किया जा सकता है। आगे हम देखेंगे कि 80 ओम के कितने प्रतिरोधक को समांतर क्रम में हम संयोजित करें कि 6 वोल्ट की बैटरी से परिपथ में 0.3 एम्पियर की धारा प्रभावित होगी। यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, आप पहले ये देखें कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें R दिया हुआ है, R हमें चाहिए, हमें V दिया हुआ है, V बराबर है 6, हमें एम्पियर दिया हुआ है यानी कि I दिया हुआ है, यानी कि हमें 0.3 एम्पियर दिया हुआ है। अच्छा, R बराबर क्या होता है, V बटे I होता है, यानी कि 60/3, अब 0.3 है इसलिए ऊपर एक 0 चला जाएगा, यानी कि R बराबर 20 हो गया। R बराबर क्या हो गया, 20 हो गया। यानी कि यहाँ पे मगर हमें R का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। R का वैल्यू हमें 80 दिया हुआ है। तो अब आप बताएं कि R का वैल्यू यहाँ पे हमें 80 दिया हुआ है और हमें समांतर क्रम में जोड़ना है, यानी कि 1/R प्लस 1/R। तो हमें कितने समांतर क्रम में ऐसे रेजिस्टेंस को जोड़ना है कि 20 आ जाए। तो आप खुद इसे बता पाएंगे कि इसे अगर हम 4 को जोड़ दें, 1/80 1/80 प्लस 1/80 प्लस 1/80, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 80 ही हो जाएगा। सब पे 1 1 1 जुड़ कर 4 हो जाएगा, बराबर 1/20 आ जाएगा। तो R का वैल्यू 20 आ रहा है, यानी कि हमें ऐसे 4 जोड़ने होंगे समांतर क्रम में। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 4। निम्न में कौन रोग विषाणु जनित रोग नहीं है, पूछ रहे नहीं है। तो रेबीज तो है ही, विषाणु से होता है, सार्स भी विषाणु से होता है। उसके बाद आपका दिया हुआ है फूट एंड माउथ रोग, यह भी विषाणु से ही होता है। और एंथ्रेक्स, ये विषाणु जनित रोग नहीं है, बल्कि यह एक जीवाणु रोग है। और यह माल मवेशी पशु बकरी उकड़ी में एंथ्रेक्स रोग देखने को मिलता है। अच्छा, फूट एंड माउथ, यह विषाणु जनित रोग है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब फूट एंड माउथ कहे तो विषाणु, मगर एथलीट फूट कहे तो वो कवक हो जाएगा। सभी अम्ल, क्षार और लवण क्या होते हैं, तो वैद्युत के अपघटय होते हैं। 2 समान द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4 अगर 9 है तो उसके वेग का अनुपात क्या होगा, तो उसका वेलोसिटी का अनुपात 2:3 हो जाएगा। क्योंकि गतिज ऊर्जा क्या होता है, ½ mv², यानी कि v का स्क्वायर हुआ होगा, तभी तो वो 4:9 में आया है। यानी कि अगर हमें उसे सिर्फ उसका वेग हमें जानना है, तो v अगर हमें जानना है तो उसका वर्गमूल कर देंगे, तो 2:3 हो जाएगा। निम्न में कौन एक मानव शरीर का कोई ग्रंथि नहीं है, तो जठर, ये एक रस होता है, जठर रस निकलता है भोजन को पचाने के लिए, यह कोई ग्रंथि नहीं है। अग्नाशय ग्रंथि है, यकृत भी एक ग्रंथि है, ग्लैंड है, थायराइड भी एक ग्रंथि है। त्वरित चालक को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ को वरीयता दी जाती है, क्यों, क्योंकि लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अधिक सुचालक है। बिल्कुल ये बात सही है, इसीलिए। अच्छा, त्वरित चालक की खोज किसने की थी, कमेंट में आप लोग बताइएगा, हम लास्ट में इसका आंसर दे देंगे। किसी सर्वर या कंप्यूटर नेटवर्क पर अचानक ट्रैफिक बढ़ जाए जिससे उपभोक्ता उसका उपयोग ही ना कर पाए, तो क्या कहलाएगा, डिनाइल ऑफ सर्विस कहलाएगा। इस सर्वर्स कंप्यूटर पर अचानक नेटवर्क इतना बढ़ जाए, ट्रैफिक हो जाए कि उसका उपयोग ही ना हो जाए, एरर हो जाए, तो उसे डिनाइल ऑफ सर्विस कहते हैं। 15 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एक गैस का आयतन, इसे फिर से पढ़ते हैं। वो बीच बीच में जो आपको ये ट्यून सुनाई देता है, ये कॉल आते रहता है, मैं ड्यूटी पे हूँ अभी रेलवे में। 15 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक गैस का आयतन 360 ml है। दाब को स्थिर रखकर गैस का ताप धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। बताएं कि किस ताप पर गैस का आयतन अपने प्रारंभिक आयतन का दुगना हो जाएगा।
देखिए इसे समझते हैं कैसे बनेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमारा जो टेम्परेचर दिया है, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जब भी आप न्यूमेरिकल बनाएं तो आप सेल्सियस में जो आपका टेम्परेचर दिया है उससे पहले केल्विन में बदलें। उसे बनाने के लिए पहले केल्विन में बदलना होता है। उसके बाद हम इसमें चार्ल्स का लॉ लगाएंगे। चार्ल्स का नियम क्या कहता है कि V1/T1 बराबर V2/T2। इसमें 2 क्या है, यानी कि दूसरा मान। जैसे कि हमारा V1 पहला वॉल्यूम हमारा क्या है 360 ml है, तो हम इसे लिख देंगे 360 ml बटे T1। टेम्परेचर हमारा क्या है 15 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में बदलेंगे तो आपको इतना पता होगा कि उसे हम 273 में जोड़ेंगे। 273 में अगर हम जोड़ देते हैं 15 को तो कितना हो जाता है 73 10 83 5 88, 288 हो जाएगा हमारा। 288 बराबर V2 क्या होगा यहाँ पे, तो V2 हमारा होगा कि यह कह रहा है कि बताएं किस ताप पर गैस का आयतन प्रारंभिक आयतन का 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 2 गुना। तो V2 हमारा क्या हो जाएगा 720 ml। 36 360 गुने 2 720 ml। और हमें T2 पूछ रहा है कि किस टेम्परेचर पर, यही तो हमें बताना है। तो हमें T2 निकालना है। जब आप इसे कैलकुलेशन करेंगे, वीडियो लंबा नहीं हो इसके लिए हमने पहले कैलकुलेशन कर लिया। देखिए आप इसे कैलकुलेशन करेंगे तो 720 गुने 288 गुना हो जाएगा, अब बटे 360 क्या आ जाएगा 576। ये हमारा केल्विन में आया है, मगर आंसर इसने दे रखा है सेल्सियस में। तो फिर से हम केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए इसमें 273 को हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा 303 डिग्री सेल्सियस। तो क्या आंसर हो गया हमारा 47 का 2 नंबर। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो सफ़ेद कशिश, हाँ ZnSO4 × 7H2O, ठीक है, जिंक सल्फेट होता है ये। वाइट विट्रॉल किसे बोलते हैं सफ़ेद कशिश, जिंक सल्फेट को। हरा कशिश किसे बोलते हैं FeSO4 × 7H2O। अच्छा ये ध्यान दीजिएगा, आपको फंसाने के लिए 10H2O 5H2O इसे लिखा जा सकता है, इसीलिए आपको 7H2O ये भी ध्यान रखना है। तो FeSO4 क्या हो गया × 7H2O, ग्रीन विट्रियोल हो गया। हरा कशिश बोलते हैं इसे फेरियम सल्फेट को। अच्छा नीला कशिश, ये भी आपको पढ़ के लग रहा होगा कि सही तो दिया हुआ है, कॉपर सल्फेट को ही तो नीला कशिश कहते हैं, इसीलिए हमने आपको कहा था कि आपको एग्ज़ाम में फंसा लिया जाएगा। 7H2O को ध्यान में इसलिए रखने बोला था क्योंकि नीला कशिश जो होता है ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे 7 के जगह हो जाएगा 5H2O। नीला कशिश का CuSO4 ही होता है इंटू 5H2O होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। आपको आगे एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि सफ़ेद कशिश का दे देगा ZnSO4 × 5H2O 10H2O 7H2O, इस तरीके के ऑप्शन आते हैं। विटामिन के निम्न समूह में से कौन सा वसा में घुलनशील है, तो कैल्सीफेरोल, कैरोटीन, टेकोफेरोल, ये सभी जो है वसा में, यानी कि ADE आप जान लीजिए ADE और K ये सारे वसा में हैं, और B और C ये दोनों जल में घुलनशील हैं, ठीक है। विटामिन B और C जल में घुलता है और ADE ये सभी वसा में हैं। सूअरों को मानव रिहायशी इलाके से दूर रखकर किस रोगों से बचा जा सकता है, तो सूअर को जो है सूअरों से दूर रहना चाहिए मानव को। तो मानव में जहाँ बसते हैं वहाँ सूअर नहीं होना चाहिए, सूअर से दूर रहें, ठीक है। तो किस रोग से आप बच सकते हैं ऐसा करके, तो जापानी एन्सेफेलाइटिस। तो आपको इसे घुमा के सवाल पूछा जा सकता है कि जापानी एन्सेफेलाइटिस रोग किस जानवरों से फैलते हैं, तो सूअर से फैलते हैं, ठीक है। ये समाप्त हुआ, अगला वीडियो जल्द आएगा।